हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारा 6 चैप्टर था उसका फुल रिवीजन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7, जो कि हमारे 12th क्लास के फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है। इसका रिवीजन देखेंगे। नाम है चैप्टर का अल्टरनेटिंग करेंट। काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहता है बच्चों को अल्टरनेटिंग करंट से, तो आज मैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर के भी बात करूंगा। सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात होगी, जितने भी क्रक्स पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग, जो हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर एसी जनरेटर बना हुआ था। एसी जनरेटर का ये जो इक्वेशन है, ये है हमारा I = I0 sin ओमेगा टी। इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बदलते रहता है। अगर देखा जाए EMF का मैं अगर लिखूँ तो ये होता है E0 sin ओमेगा टी। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिलेगी वो प्लस की मिलेगी, और यहाँ पर जो हमको मिलेगी वो माइनस की मिलेगी। ये ई है और ये टी है। तो एक बार ये माइनस दे रहा है और एक बार प्लस दे रहा है, तो अपनी वैल्यूज़ को भी ये चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ऐसे करके। तो ये चीज़ होती है अल्टरनेटिंग करंट की। अब इस वेरिएबल चीज़ की वैल्यू जो चेंज कर रही है उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, क्या तरीका है, तो उसके लिए लोगों ने मीन निकालना स्टार्ट किया। मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होता है, आइए देख लेते हैं। मीन वैल्यू अगर आप देखें साइन ओमेगा टी का, तो मीन वैल्यू क्या होगा इसका, 0। एक टाइम पीरियड में कितना होगा, 0। क्यों होगा, एक टाइम पीरियड में ये जो एरिया आप निकालेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये एरिया हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 2 ओमेगा टी लिख दें एक टाइम पीरियड में, तब भी 0। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कॉस ओमेगा टी लिख दें तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 2 ओमेगा टी कॉस का लिखते हैं एक टाइम पीरियड में, तब भी क्या आएगी, 0। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एवरेज वैल्यू निकालते वक्त ये करता है। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपसे कहा जाए कि कॉस, यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू जो आती है वो हाफ आती है। कितनी आती है, हाफ। इसको आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन का, उससे अगर कोई भी वेरिएबल हमारा चीज़ है तो उसका अगर हमको मीन वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फार्मूला इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पर फंक्शन को रख दीजिए और dt, और यहाँ पे टाइम पीरियड कर दीजिए। तो ऐसे निकाला जाता है मीन वैल्यू किसी भी वेरिएबल फंक्शन का। इस पे रख करके अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू हाफ आएगी, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि मीन वैल्यू क्या होता है। अब इसके बाद उन्होंने निकाला कि DC इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश होने लगी। क्या कोशिश होने लगी, DC इक्विवेलेंट। तो DC इक्विवेलेंट क्या होता है, तो DC इक्विवेलेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, RMS वैल्यू। इस इक्वेशन की जो चीज़ें हैं इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं पीक, ये ओमेगा है और ये टाइम पीरियड है। और इस फंक्शन को बोला जाता है साइनोसॉइडल फंक्शन। क्या बोला जाता है, साइनोसॉइडल फंक्शन। ओके, तो क्या रिलेशन है RMS और पीक में, तो अगर हम RMS लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E0/√2। अगर हम RMS लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I0/√2। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं RMS वैल्यू कन्वर्ट करने में। अगर DC इक्विवेलेंट पूछेगा तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों हमारे DC इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये तो RMS वैल्यू की बात रही। अब अगर RMS वैल्यू किसके बराबर होता है इसके बारे में हम बात करें तो RMS वैल्यू को हम किसको बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो ऐसे क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसका मीन निकाल लेंगे और फिर अंडर रूट लगा देंगे। इस वैल्यू को ही बोला जाता है RMS वैल्यू। ओके, मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें इस टॉपिक में। इसके बाद हमको अलग अलग क्या कहते हैं सर्किट्स पढ़ना है, जैसे कैपेसिटिव सर्किट है, क्या कहते हैं रेसिस्टिव सर्किट है, इन सबको पढ़ना है। तो आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे सर्किट्स के बारे में। प्योर सर्किट्स 3 होती हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद LCR पढ़ेंगे, है ना। और LCR से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव सर्किट
प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात की जाए तो एक रेसिस्टेंस होता है इसमें, और ये हमारा क्या हो गया ऐसे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बैटरी होगी हमारी, या कभी भी AC को हम ऐसे दिखाते हैं, बैटरी वाला हमारा DC का सिंबल ऐसे है, याद रखना, ये DC का है और ये किसका है, AC का है। ये हमारा रेडियस नहीं रेसिस्टेंस हो गया R। ओके, तो जैसा कि हमारा ओम्स लॉ फॉलो होता है वैसे ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हमको निकालना हो I, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई आर। ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट बाई आर और साइन ओमेगा टी। इस पूरे को हम लोग आई नॉट बोल देंगे, तो ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा करंट का आ गया। अब देखो यहाँ पर जितना है यहाँ पर भी उतना है, तो फेज डिफरेंस कोई नहीं है। फेज इज इक्वल टू फेज डिफरेंस कितना आएगा, कुछ भी नहीं। इसको डेल्टा फाई या सिंपली फाई लिखते हैं और ये कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो एक होता है फेज़र डायग्राम। क्या होता है, फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम में देखो क्या होता है, इसको दिखाया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको कंपोनेंट थोड़ा खिलवाऊँ, ये ई नॉट है और ये एंगल ओमेगा टी है, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी और ऊपर की तरफ आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग हमेशा किधर दिखाएंगे, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ दिखाएंगे वर्टिकल पे, ये वाला नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमको ये चाहिए। ओके, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसकी डायग्राम को बनाने जाएं तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, देखिए फेज़र डायग्राम इस तरफ आपको दिखेगा ई नॉट एंगल कितना ओमेगा टी, और इसी तरफ आपको दिखेगा आई नॉट, और ऐसे ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमको मिल गया ई और यहाँ से यहाँ तक हमको मिल गया आई। इसका अगर हम ग्राफ देखने की तरफ जाएं तो ग्राफ देख लीजिए कैसा बनेगा। ये बन गया हमारा किसका, ये ग्राफ हमारा हो गया ई का। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं करंट का। तो करंट का बनाएंगे तो करंट का ऐसे बनेगा। कभी कभी पूछता है कि ये ग्राफ किसके लिए है, ठीक है, तो ये करंट का हो गया, ये टी हो गया, पूछता है। तो ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट के केस में है। अब इसके बाद बात आती है पावर की। पावर कितना होगा, तो पावर P इज इक्वल टू होता है ई आई या वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर। तो यही यहाँ पर भी यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर पावर के लिए हम यूज़ करेंगे ई आर एम एस आई आर एम एस। जितनी भी जगह ये सब रखा गया है सब आर एम एस वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्योर रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। आप नोट भी करते रहेंगे स्क्रीन पॉज कर करके। ये हमारा इंडक्टर हो गया और ये एसी सप्लाई हो गई हमारी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा हो गया L। ये ऐसे हमारा करंट जा रहा है। यहाँ पर देखिए करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो I इज इक्वल टू सिंपली हम लिखेंगे, यहाँ पर R नहीं है तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही है उसको हम लोग जो नाम देंगे उसको देंगे, यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर हमको मिलेगा XL। अब XL को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल 2 पाई FL। अगर ग्राफ खींचा जाए किसका किसका, एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का, तो ग्राफ ऐसे सीधा आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेल, ठीक है। अब यहाँ पर करंट हमको ये मिल गया। अब यहाँ से सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो करंट अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सेल, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, ध्यान से देखना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये आता है डेरिवेशन से, पर यहाँ पर हम डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा मेन है कि जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जहाँ से पूछा जा सकता है उसको डिस्कस करना, ठीक है। तो करेंगे, क्योंकि अगर हम डेरिवेशन की तरफ जाएंगे तो इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम डेरिवेशन करा पाएँ, तो उसको हम किसी और वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम सामने है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा I है वो कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इक्वेशंस को ध्यान से देखो, E का इक्वेशन कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाई 2। I लैग्ड
बाई पाई बाई टू, ई लीड्स बाई पाई बाई टू, यानी करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो रेफरेंस में बनाया जाता है फेजर डायग्राम, तो रेफरेंस में बनाया जाता है इस केस में, तो यहाँ कितना आ जाता है ई नॉट हो जाता है इधर, और इधर ही हमारा आई नॉट हो जाता है, क्योंकि दोनों एक तरफ थे। जब हमने रेफरेंस माना है ई नॉट को, तब किस केस में, रेसिस्टेंस वाले केस में। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जब हम फेजर डायग्राम बनाने को जाएंगे तो ये तो हमारा आ गया ई नॉट, कितने एंगल पर है, ओमेगा टी, इससे पीछे है 90 एंगल पे कौन, आई नॉट, तो ये एंगल हो गया 90। इसी को अगर हम रेफरेंस में बनाएं तो ये हमारा हो गया ई नॉट, और ये नीचे की तरफ हमारा हो गया आई नॉट। तो ये जो आई नॉट आ रहा है, ये आई नॉट जिधर आ रहा है उसी तरफ हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज अबाउट ये मिलेगा, वोल्टेज अबाउट हमारा जो इंडक्टर है ये मिलेगा। ठीक है, तो जब हमको ज़रूरत होगी तब हम इसका यूज़ करेंगे, अभी फ़िलहाल आप इन दोनों को समझ लीजिए। खैर, इसके बाद बारी आती है करंट की। तो ये तो हो गया हमारा ईएमएफ की कहानी। अब बात आती है किसकी, तो जो हमारा करंट है वो, तो करंट देखिए 90 से पीछे है, तो जब ये 0 होगा तब ये मैक्सिमम होगा, और ये ऐसे, तो ये हमारा हो गया करंट का ग्राफ, ऐसे बनता है ये। ठीक है, इसमें बात आती है पावर की, किसकी बात आती है, पावर। तो पावर इसमें 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि नो पावर लॉस, इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, प्योर इंडक्टिव हो गया, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की अब हम बात करेंगे। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट को देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया, और ये हमारा हो गया एसी सप्लाई, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सी है, यहाँ पर करंट आई है, और यहाँ पर करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए करंटवा क्या होगा, तो ये होगा ई बाई, अब जैसे वहाँ पर आपने क्या यूज़ किया था, एक्सएल, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एक्ससी, इसको लिखेंगे ई नॉट बाई एक्ससी, और ध्यान से देखना साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये चीज़ इसमें होती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर देखा जाए, इसको ज़रा कंपैरिजन कराओ इस वाले से और इस वाले को, तो आपको दिखाई देगा पाई बाई 2 से ये आगे चल रहा है, तो आई लीड्स बाई पाई बाई 2, या ई लैग बाई पाई बाई 2। अगर इनका हम क्या बनाएं, फेजर डायग्राम बनाएं, सबसे पहले इनका हम ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये हमारा टी हो गया। अब इसमें आपको देखना है करंट आगे है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ये ई की है। अगर हमको आई बनाना है तो आई आगे है, इससे कितने से, इतने से, तो ऐसे चलेगा, जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा वहाँ पे ये मिनिमम होगा, और फिर थोड़ा सा ऐसा चलेगा, ये हो गया हमारा करंट। ओके, चलिए अब हम बनाएंगे फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम एज यूजुअल जैसा हम बनाते हैं दो चीज़ों के लिए, दो टर्म से फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम आप देखें कैसा बनेगा, ये हमारा हो गया ई नॉट, कितने एंगल पर है, ओमेगा टी, इससे 90 डिग्री के आगे कौन है, करंट। इसको अगर रेफरेंस में बनाया जाए तो रेफरेंस में कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा ई नॉट, और ये हो गया हमारा करंट आगे, ऐसे हो चीज़ें बनती हैं। पावर लॉस इसमें भी नहीं होता है, नो पावर लॉस, यानी इसमें भी पी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तीन ही सर्किट एलिमेंट है जिससे हमारी सारी की सारी सर्किट्स बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें आपको एक्सी के बारे में। एक्सी 1/ωc होता है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2πfc। यहाँ से आप देखेंगे तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ये एक्सी है और ये फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, क्योंकि एक्सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के।
चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सी का यूनिट, एक्सी को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं इनके यूनिट्स ओम होते हैं। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक आपने इनको नोट कर लिया है। अब सबसे खतरनाक जो हमारा सर्किट है वो है LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, खतरनाक बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे डरते बहुत हैं, पर इसमें डरने जैसा कुछ है नहीं। हम लोग मिलके करेंगे। LCR सीरीज सर्किट, इसमें मैं आपको इतना लायक बना दूंगा कि आप फटाफट क्वेश्चन करेंगे इसके। सीरीज LCR सर्किट में देखिए होता क्या है, पहले तो सर्किट देख लेते हैं। L को पहले लगा दिया, C और ये है हमारा R, ये है हमारी AC सप्लाई, E = E0। अब देखो ये L है, ये C है और ये R है। आपको याद होना चाहिए इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको हम लोगों ने नाम दे दिया VL, इसके अबाउट जो आएगा उसको नाम दे दिया VC, इसके अबाउट जो आएगा उसको नाम दे दिया VR। ठीक है, अब इधर याद करो इंडक्टर के केस में क्या होता था, अगर इन सभी में जो करंट है वो सेम हो, क्या हो, करंट सेम हो। तो मैं तीनों केस में अलग अलग बनाने जा रहा हूँ। तीनों केस इन सेंस की थोड़ा सा यहाँ से लिया जाए। ये हो गया इंडक्टर के लिए, ये कैपेसिटर के लिए और ये रेसिस्टेंस के लिए। तो करंट जिधर है उधर ही हमारा क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है इसका। तो करंट हमारा इस तरफ है और इसी तरफ पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे। ठीक है, इधर ही हमारा करंट भी है, चलेगा। इस केस में क्या है, करंट तीनों में सेम है। तो अब पोटेंशियल को चेंज करके दिखाना है। तो इसमें करंट आगे था, ठीक है, तो करंट आगे था, इसका मतलब इसका वोल्टेज कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और ये हमारा करंट है, क्योंकि करंट तो तीनों में सेम रहेगा ना, बिकॉज सीरीज सर्किट है। और करंट हमने कितना लेट कर लिया है, I = I0 sin ωt प्लस फाई हमने लेट कर लिया है। इतना करंट हमारा है, ये हमने लेट कर लिया है। अब तीनों में करंट सेम रहेगा, इसीलिए हम करंट को दिखाकर बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर करंट पीछे छूटता है, तो ये हो गया हमारा VL और ये हो गया हमारा करंट। इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा मुद्दा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसको समझना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर का यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ E किसके बराबर है, तो E वेक्टर किसके किसके बराबर है, VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर प्लस VR वेक्टर के बराबर है। तो अब इनका हमको बनाना है फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो फेज़र डायग्राम मैं बनाऊँगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया, ये करंट हो गया। करंट की तरफ आपको क्या मिल रहा है, VR मिल रहा है, ओके। और करंट से पीछे कौन है, तो करंट से पीछे है VC, इससे आगे कौन है, VL। अगर देखा जाए तो इतना इसमें से माइनस हो जाएगा। वेक्टर का ट्रीटमेंट यही तो होता है। तो जब इतना इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, देखिए क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा ऐसे, और ये हमारा रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो ये हमारा हो गया E0, ये एंगल हो गया ω0, और ये हमारा हो गया VC माइनस VL, और ये हो गया हमारा VR, और इसी तरफ है हमारा करंट। करंट इससे कितने आगे है, 5 पर। ये कहानी आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। ये जब समझ में आ गया, अब इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट हमको लेना है। तो E वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा VR वेक्टर का अंडर रूट में स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, I तो सेम है, स्क्वायर प्लस I XC माइनस I XL का स्क्वायर। इसमें से कॉमन निकल के आएगा, I बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया E = I अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को बेटा Z बोला जाता है। तो E = IZ, Z को कहा जाता है इम्पीडेंस। क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस। इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओमेगा ही बोलते हैं इसको, ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको, ये तो हमारा हो गया जनरल वैल्यू, अगर हमको पीक का रिलेशन चाहिए
तो आई नॉट जेड कर देंगे। यहाँ से आप जो कुछ भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सीरीज सर्किट LCR सीरीज का मेन पॉइंट था। अभी इसके बाद हम और भी बात करेंगे, पहले आप फटाफट इतना नोट कर लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट्स को आप जरूर याद रखेंगे, इन्हीं से सारा काम होता है, ठीक है। तो फटाफट आप इनको पहले नोट कर लीजिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। चलिए अभी हम बनाएंगे इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या बनाएंगे? इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल देखिए कैसा बनेगा। इम्पीडेंस ट्राइंगल जब हम बनाने को जाएंगे तो देखिए इम्पीडेंस ट्राइंगल कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा R, ये ऊपर की तरफ हो गया हमारा XC माइनस XL, और ये हमारा आ गया Z, और ये हो गया हमारा एंगल फाई। कैसे बनाइए? ऐसे बनाइए, VR VC माइनस VL, और ये हमारा हो गया E, है ना, और ये हो गया हमारा फाई। ऐसे बना है ये, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर हमको इससे लेना देना है, इससे लेना देना है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम निकाल के लाएंगे, जैसे कॉस फाई। कॉस फाई क्या लिखेंगे? बेस बाई हाइपोटेनस, तो R बाई जेड। साइन फाई क्या लिखेंगे? XC माइनस XL बाई जेड। टेन फाई हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो XC माइनस XL बाई R। यहाँ से अगर फाई निकालना चाहें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स XC माइनस XL बाई R। यहाँ से फाई आप निकाल सकते हैं। फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। अब आइए इनका ग्राफ देख लेते हैं कैसे होता है। फिर इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो हमको करना है उसको करेंगे। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए ताकि हम ग्राफ की तरफ जाएं। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने इनको नोट कर लिया है। अब इनके ग्राफ को देखते हैं। इसमें पावर क्या होगा इसको देख लेते हैं, उसके बाद रेजोनेंस देखेंगे, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा भाई? तो I इज इक्वल टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, और E इज इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, सिंपली इतना ही है, ठीक है। तो इनका हम यूज़ करेंगे और ग्राफ देखेंगे ग्राफ हमारा कैसा बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए ये तो हो गया हमारा E का मामला यहाँ से। अब इससे फाई पीछे चल रहा है वो या आगे चल रहा है, आप बताइए। प्लस है ना, तो आगे चल रहा है। मान लेते हैं ऐसे चला होगा, बहुत ज़्यादा ही हो गया यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ऐसे ये हमारा हो गया करंट के लिए, ओके। अब देखो आपको अगर एंगल बताना है तो यहाँ दोनों के पीक के बीच का एंगल ये हमारा डेल्टा पाई, ये हमारा फेज डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंडीशन किसका? ग्राफ का। अब बात आती है पावर की। पावर इन LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? EI। यहाँ पर जब हम निकालते हैं पावर तो आता है P इज इक्वल टू ERMS IRMS और साथ में cos फाई। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर डिसाइड करता है सर्किट की टेंडेंसी कैसी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसका दूसरा फार्मूला क्या निकल सकता है? तो इसका दूसरा फार्मूला निकल सकता है 1/2 E नॉट आई नॉट और cos फाई। ये भी हो सकता है फार्मूला हमारा। ये फार्मूला हमारा हो गया। अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि अलग अलग वैल्यूज़ पे क्या होंगी, सर्किट का नेचर कैसा होगा। तो अगर XC ग्रेटर है XL से तो कैपेसिटिव जैसा बिहेव करेगा, ठीक। अगर XL ग्रेटर है XC से तो इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा। अगर XL इक्वल है XC के तो रेजोनेंस होगा,
और यही हमको पढ़ना भी है कि रेजोनेंस क्या है। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या निकलता है, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, तो यहीं से निकलता है। रेजोनेंस पर क्या क्या होता है, तो करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो जाता है और कितने के बराबर होता है, आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट बाई जेड। जेड की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जेड जो होता है वो मिनिमम कितना होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस पे जेड मिनिमम होता है और आई मैक्सिमम होता है, तो आई बढ़ता है और जेड घटता है, और जेड किसके बराबर होता है, आर के। हेंस सर्किट कैसा हो जाता है, प्योर रेसिस्टिव। और अगर सर्किट प्योर रेसिस्टिव है तो पावर का कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर, या फिर और फार्मूला होता है वी आई। ये सब आरएमएस वैल्यू वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc, तो यहाँ से हमको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी। अगर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाए तो ये मिलेगा 1/√2 LC। ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस होता है। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, ये कुछ हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर रेजोनेंस के टाइम पर पावर फैक्टर की बात क्या होती है, तो फाई हो जाता है 0, तो कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लें। तो फटाफट आप इनको नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसके बाद अब रेजोनेंस का जो कंडीशन है उसको हम समझेंगे कि रेजोनेंस में शार्पनेस वगैरह किस चीज़ों से बताई जाती है, उनको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा उठा के आता है, रेजोनेंस वगैरह कैसे होते हैं, तो ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन था ये हमारा, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने कवर किया है। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटी फैक्टर, इसको हम क्यू से बताते हैं। ये क्या बताता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कितना शार्प है ये बताता है। मान लेते हैं इस तरफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हमारी आ गई ओमेगा नॉट, जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ये ओमेगा की वैल्यू इधर और इधर करंट की वैल्यू। ये देखो ये पीक वैल्यू है, ये भी क्या है, पीक वैल्यू है। तो शार्पनेस देखा जाए तो ये 1 और ये 2, 1 इज मोर शार्प देन 2, है कि नहीं। तो डिपेंड करता है आर की वैल्यू पर। आर यहाँ पर होगा R1 और R2, तो R2 ग्रेटर होगा R1 से। ठीक है, इस वजह से ये फ्लैटर आ रहा है और ये शार्पर आ रहा है। इसको बताने के लिए इनके बीच की दूरी को बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। एक आता है हमारा क्वालिटी फैक्टर, तो ये होता है ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा या ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ओमेगा नॉट अपॉन, जस्ट सेकेंड, ओमेगा नॉट अपॉन, यहाँ पर आता है कैपिटल L बाई आर। अब यहाँ से ढेर सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं इसके, है ना। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू ओमेगा L बाई आर। एक होता है 1 बाई आर अंडर रूट L बाई सी, एक होता है 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर। ये सारे के सारे फार्मूले किसके हैं, क्वालिटी फैक्टर के हैं। तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है हमारी किसकी, तो ट्रांसफार्मर की। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए ताकि हम आपको ट्रांसफार्मर भी बता दें। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है, क्वालिटी फैक्टर। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं ट्रांसफार्मर से। ठीक है, जनरली इसमें देखना होता है ट्रांसफार्मर के रिलेशंस क्या होते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप, और लॉसेस कितने इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर्स ये क्या है,
स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस जो मूव ना करे, नॉट मूवेबल, जो मूव नहीं करती है उसको बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस। नो फ्रिक्शनल लॉस, अगर मूव नहीं कर रही है तो इसमें फ्रिक्शनल लॉस नहीं होगा। ठीक है, मुझसे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा लॉस नहीं होता है, तो मैं नहीं बता पाया था। जो मशीन में होता है जनरेटर में वो इसमें नहीं होता है, तो मैं नहीं बता पाया था, तो वो है फ्रिक्शनल लॉस। ओके, खैर इसके बाद ट्रांसफार्मर की बनावट कैसी होती है तो आप देख लीजिए। ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, तो हाई वोल्टेज करंट को, मतलब ये क्या करता है कि करंट जो है हाई वोल्टेज पे है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, करंट जो है उसको लो वोल्टेज पर, और वाइस वर्सा। हाई वोल्टेज करंट टू लो वोल्टेज करंट, लो वोल्टेज करंट टू हाई वोल्टेज करंट, ये काम किसका है, ट्रांसफार्मर का। इसी को स्टेप अप स्टेप डाउन बोला जाता है। ये प्राइमरी साइड है हमारा, ठीक, और ये सेकेंडरी साइड है हमारा। प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स एनपी करंट, एनपी वोल्टेज, वीपी और ईएमएफ ईपी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी है, सेकेंडरी में टर्न्स एनएस, करंट इतना, वीएस और ईएस, ये सब हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए जब हम इसमें पावर देंगे बेटा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, सेम फ्लक्स यहाँ पर लिंक होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ई प्राइमरी इज इक्वल टू माइनस एन पी, सेम फ्लक्स होना चाहिए दोनों में, ये चीज़ को ध्यान देना। सेकेंडरी में कितना होगा, एन एस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर दोनों का जब हम रेशियो ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। एजम्पशन, एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं, तो एजम्पशन में हम ये मान रहे हैं कि ये कैसा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है प्राइमरी का, 0, और ये कैसा है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब यहाँ का भी रेसिस्टेंस 0 हमने ले लिया है। ठीक है, तो जब ऐसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा EP है वो बराबर हो जाएगा किसके, VP के, और जो हमारा ES है वो बराबर हो जाएगा VS के। तो यहाँ पर हमको रिलेशन मिलेगा VP अपॉन VS इज इक्वल टू EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए P इनपुट बराबर होता है P आउटपुट के, तो यहाँ से हो जाएगा VP IP इज इक्वल टू VS IS। इससे रिलेशन हमको क्या मिलता है, देखिए इससे मिलेगा VP बाई VS इज इक्वल टू IS बाई IP, और VP बाई VS किसके बराबर है, NP बाई NS के। ये हमारा हो गया मेन फार्मूला जिससे हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात आती है किसकी, तो इसके बाद बात आती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टाइप। स्टेप अप का मतलब हुआ कि VS जो होगा वो ग्रेटर होगा VP से, इसका मतलब NS जो होगा वो ग्रेटर होगा NP से, इसका मतलब क्या हुआ कि IS जो होगा वो कम होगा IP से। समझ में आई बात। सिमिलरली स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में क्या होगा कि VS लेस देन VP, कम कर देना स्टेप डाउन, स्टेप अप मतलब बढ़ा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि NP ग्रेटर होगा NS से, इसका मतलब IP ग्रेटर होगा, नहीं ये तो वही चीज़ हो गया ना, IS ग्रेटर हो जाएगा IP से। लो वोल्टेज हाई करंट, ठीक है, तो हाई वोल्टेज करंट को ये लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सिचुएशन हमारा बनता है। अब बारी आती है लॉसेस की। क्या होते हैं लॉसेस, तो लॉसेस फटाफट देख लेते हैं। पहला होता है फ्लक्स लीकेज, दूसरा होता है हीट लॉस रेसिस्टेंस की वजह से, हीट किसकी वजह से, रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तीसरा होता है हमारा ईडी करंट लॉस, और चौथा होता है हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस जनरली बेटा
कब पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करते वक्त, हिस्टैरिसीस लॉस। ये पूरा ट्रांसफार्मर का आपका कहानी है। ये आयरन का, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। मगर फिर भी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी क्या होता है? एनर्जी की खपत होती है। तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बर्बाद होती है, या जिस तरीके से आप कहिए वो बर्बाद हो जाती है। तो ये ट्रांसफार्मर है। अब एक बचा है हमारा एलसी ऑसिलेशन, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। एलसी ऑसिलेशन अब हम देख लेते हैं। एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन में देखो क्या आता है। पहले हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और उसके बाद हम उसको कहाँ जोड़ देते हैं? इंडक्टर से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है कि जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये होता है हाफ Q0 का स्क्वायर बाई सी। ये एनर्जी रहती है इनिशियली, यानी t = 0 पर, ठीक है। फिर जैसे ही ये होता है तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर एक हम कीज़ लगा देते हैं। कीज़ को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर कब तक ऐसा होता है तो हम यहाँ पे बता देते हैं। t = 0 से t = T/4 तक क्या होता है कि uv कितनी थी? हाफ Q0 का स्क्वायर बाई सी, और uv मतलब मैग्नेटिक एनर्जी। uv का मतलब इसमें स्टोर्ड एनर्जी, और uv का मतलब कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, यानी ये इलेक्ट्रिकल है और ये मैग्नेटिक। तो ये कन्वर्ट होती है, ये कहाँ चली जाती है? uv होता है हाफ, और इसका हम नामकरण कर देते हैं, ये a है और ये b है। तो इस केस में a कैसा है? पॉजिटिव है, b कैसा है? नेगेटिव है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। t = 0 से T/4 तक। अब ये हो गया L I0 का स्क्वायर, और u क्या हो गया? 0, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? ये पहला साइकिल था। दूसरा साइकिल t = T/4 से t = T/2 तक। अब इस केस में क्या होता है कि एनर्जी अभी इधर से इधर गई है, अब एनर्जी इधर से इधर आ रही है। अब क्या हो जाएगा? a हो जाएगा नेगेटिव और b हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल भी चेंज होते रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि ub हो जाएगा 0, uv हो जाएगा हाफ Q0 का स्क्वायर बाई सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो रहा है, कौन? uv भाग रहा है किसकी तरफ, और u यहाँ पर हो जाएगा 0, इसको दिखा दो uv को, ठीक है। और uv यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर उल्टा t लिख दिया था मैंने, यहाँ पर T/4 लिखना है और यहाँ पर T/2। जी आप सही है, यहाँ पर 0 था, अब यहाँ पर आ गया है, और ये कितने से चेंज हुआ है? Li से। तो देखा आपने टर्मिनल कैसे चेंज हुआ, और फिर यहाँ पर टर्मिनल कैसे चेंज हुआ, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो एक साइकिल में एक और एक 2 बार, ठीक है। और फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? t = 2 से फिर t = 3T/4, ठीक। तब क्या होगा? फिर इलेक्ट्रिकल चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक में, और फिर 3T/4 से t तक यहाँ तक क्या होगा? b चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी का कंजर्वेशन, एनर्जी का कन्वर्ट होना चलते रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है? ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक। तो इसी चीज़ को कहा जाता है एलसी ऑसिलेशन कहा जाता है। एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको देखना है। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/√LC। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन क्या होता है इसका? तो इसका इक्वेशन होता है I का d2i/dt² प्लस यहाँ पर हो जाता है आपका 1/√LC खाली, और यहाँ पर आपका हो जाता है चार्ज, शायद होता है। ये हो गया हमारा चार्ज, ये हो गया चार्ज, और ये हो गया 0। जस्ट अ सेकेंड। जी एकदम सही है, यहाँ पर चार्ज रहता है और ये, तो इसको हम कंपेयर करा सकते हैं किससे? इसको हम कंपेयर करा सकते हैं d2x/dt² प्लस
ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर, SHM में, वहाँ से इसको कंपेयर कराया जाता है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक तो आपका बनता है। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पेपर अच्छे से जाए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।